हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम शुरू पर। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है, क्लास 6 और 7 का आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुका है और ये क्लास 8 का आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो रहा है। यानी क्लास 8 का आपका एनसीईआरटी जो है आपका कंप्लीट हो रहा है और ये क्लास 8 का एनसीईआरटी का लेसन नंबर 8 है, यानी लास्ट लेसन है। हिस्ट्री का आपका लास्ट लेसन चल रहा है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक, और आपको सारे लेसन 1 to 7 आपको लेसन करवा दिया गया है। आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में क्या कहा गया है, यानी राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से लेके 1947 तक, जब तक भारत आज़ाद नहीं हुआ था तब तक का कार्यक्रम कैसा था। तो चलिए इस चैप्टर को पढ़ते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियो देखने को मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पिछले अध्याय में हम निम्नलिखित का अध्ययन कर चुके हैं। भारतीय भू क्षेत्र पर अंग्रेजों का कब्जा और रियासतों का अधिग्रहण, नए कानून और प्रशासकीय संस्थाओं की शुरुआत, किसानों और आदिवासियों की जिंदगी में बदलाव, 19वीं सदी में आए शैक्षणिक बदलाव, महिलाओं की स्थिति से संबंधित वाद विवाद, जाति व्यवस्था को चुनौतियां, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार, 1857 का विद्रोह और उसके बाद की स्थिति, हस्तकलाओं का पतन और उद्योगों का विकास, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। और जो यहाँ पे आप एक चित्र देख सकते हैं, जो ये आप चित्र देख सकते हैं वो क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे वो आपको दिखाया गया है। उसके बाद देखिए, इन मुद्दों के बारे में आपने जो कुछ पढ़ा उसके आधार पर क्या आपको ऐसा लगता है कि भारत के लोग ब्रिटिश शासन से असंतुष्ट थे? यदि हाँ, तो विभिन्न समूह और वर्ग क्यों असंतुष्ट थे? तो चलिए इसका कारण जानते हैं कि क्यों असंतुष्ट थे। तो राष्ट्रवाद का उदय। तो देखिए, राष्ट्रवाद का उदय क्या हुआ था? तो उपरोक्त बदलावों ने लोगों को एक अहम सवाल के बारे में सोचने के लिए विवश कर दिया। यह देश क्या है, किसके लिए है? इसका जवाब धीरे धीरे इन रूपों में सामने आया। भारत का मतलब है यहाँ की जनता, यानी भारत, यहाँ रहने वाले किसी भी वर्ग, रंग, जाति, पंथ, भाषा या जेंडर वाले तमाम लोगों का घर है। यह देश और उसके सारे संसाधन और उसकी सारी व्यवस्था उन सभी के लिए है। इन जवाब के साथ ये एहसास भी सामने आया कि अंग्रेज भारत के संसाधनों व यहाँ के लोगों की जिंदगी पर कब्जा जमाए हुए हैं, और जब तक यह नियंत्रण खत्म नहीं होता, भारत के लोगों का भारतीयों का नहीं हो सकता। यह चेतना 1850 के बाद नए राजनीतिक संगठनों के साथ साफ दिखाई देने लगी। 1870 और 1880 के दशकों में बने राजनीतिक संगठनों में ये चेतना और गहरी हो चुकी थी। इसमें से ज़्यादातर संगठनों की बागडोर वकील आदि अंग्रेजी शैक्षिक पेशेवरों के हाथ में थी। पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आदि इस तरह के प्रमुख संगठन थे। पूना सार्वजनिक सभा नाम को गौर से देखिए। सार्वजनिक का मतलब होता है सब लोगों का या सबके लिए। सर्व यानी सर्वी, जनिक मतलब लोगों का। हालांकि इनमें से बहुत सारे संगठन देश के खास हिस्सों में काम कर रहे हैं, लेकिन वे अपने लक्ष्यों को भारत के सभी लोगों का लक्ष्य बताते हैं। उनके मुताबिक उनके लक्ष्य किसी खास इलाके, समुदाय या वर्ग के लक्ष्य नहीं होते हैं। वे इस सोच के साथ काम करते हैं कि लोग संप्रभुत्व है और संप्रभुत्वता का एक आधुनिक विचार और राष्ट्रवाद का बुनियादी तत्व होता है। ये संगठन इस धारणा से चलते हैं कि भारतीय जनता का अपने मामलों के बारे में फैसले लेने की आज़ादी होनी चाहिए। 1870 और 1880 के दशकों में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और ज़्यादा गहरा हुआ। 1878 में मार्स एक्ट पारित किया गया, जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया था। इसी साल वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भी पारित हुआ, जिससे सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जा सके। इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज छपती थी तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति को जब्त कर लेती थी। 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। इसको लेकर काफी हंगामा हुआ। इस विधेयक में प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं, ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके। जब अंग्रेजों के विरोध की वजह से सरकार ने यह विधेयक वापस ले लिया तो भारतीयों ने इस बात पर काफी विरोध किया। इस घटना से भारत में अंग्रेजों के असली रवैये का पता चला था। पढ़े लिखे भारतीयों के एक अखिल भारतीय संगठन की जरूरत 1880 से ही महसूस की जा रही थी, परंतु इल्बर्ट विधेयक ने इस चाह की ओर गहरा कर दिया। 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया। संगठन के प्रारंभिक नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोजशाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब और WC बनर्जी, सुरेशनाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, S सुब्रमण्यम अय्यर एवं अन्य प्राय बम्बई और कलकत्ता के ही थे। नौरोजी व्यवसाय और प्रचारक थे। वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। उन्होंने युवा राष्ट्रवादियों का मार्गदर्शन किया। सेवानिवृत्त
ब्रिटिश अफसर ए.ओ. ह्यूम ने भी विभिन्न क्षेत्रों के लोग भारतीयों को निकट लाने में अहम भूमिका निभाई थी। अब प्रचारक क्या होता है, देखिए, ऐसे व्यक्ति जो सूचनाओं के प्रसार, रिपोर्टर, बैठकों में भाषण आदि के जरिए किसी खास विचार का प्रचार प्रसार करते हैं। उसके बाद देखिए स्रोत दिया गया है आपका, कांग्रेस किसके पक्ष में बोलने का प्रयास कर रही थी। तो देखिए, जनवरी 1886 में दी इंडियन मिरर नामक अखबार ने लिखा, मुंबई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस हमारे देश की भावी संसद का केंद्र है और यह हमारे देशवासियों के लिए अकल्पनीय रूप से लाभकारी परिणामों को जन्म देती है। बदरुद्दीन तैयब ने 1887 में अध्यक्ष की हैसियत से कांग्रेस को संबोधित करते हुए कहा, यह कांग्रेस भारत के किसी एक वर्ग या समुदाय के प्रतिनिधियों से मिलकर नहीं बनी, बल्कि यह भारत के सभी समुदायों की स्थापना संस्था है। ये जो आपको फोटो दिखाई जा रही है, यह आपका दादा भाई नौरोजी की फोटो है और नौरोजी की पुस्तक पोएट्री एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणामों की बहुत तीखी आलोचना की गई थी। उसके बाद है आपका उभरता हुआ राष्ट्र, यानी उभरता हुआ राष्ट्र क्या था। तो देखिए, उभरता हुआ राष्ट्र क्या था। उसके बाद अक्सर कहा जाता है कि अपने पहले 20 सालों में कांग्रेस अपने उद्देश्य और तरीकों के लिहाज में मध्य मार्गी पार्टी थी। इस दौरान कांग्रेस ने सरकार और शासन में भारतीयों को और ज़्यादा जगह दिए जाने के लिए आवाज़ उठाई। कांग्रेस का आग्रह था कि विधान परिषदों में भारतीयों को ज़्यादा जगह दी जाए, परिषदों को ज़्यादा अधिकार दिए जाए और जिन प्रांतों में परिषदें नहीं हैं वहाँ उनका गठन किया जाए। कांग्रेस चाहती थी कि सरकार ने भारतीयों को भी ऊंचे पद दिए जाएं। इस काम के लिए उन्होंने मांग की कि सिविल सेवा के लिए लंदन के साथ साथ भारत में भी परीक्षा आयोजित की जाए। उसके बाद है आपका निरस्त करना क्या होता है। यहाँ पे देखिए एक नज़र, किसी कानून को समाप्त करना, किसी कानून की वैधता अधिकृत रूप से समाप्त करना, यानी अब उसके बाद देखिए यहाँ से शासन व्यवस्था के भारतीयकरण की मांग नस्लवाद के खिलाफ चल रहे आंदोलन का एक हिस्सा थी, क्योंकि जब तक ज़्यादातर महत्वपूर्ण नौकरियां पर गोरे अफसर का कब्जा रहता, अंग्रेज आमतौर पर यह मानकर चलते कि भारतीयों को जिम्मेदारी भरे पद नहीं दिए जा सकते, क्योंकि अंग्रेज अफसर अपने भारी भरकम वेतन का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटेन भेज देते थे। क्यों? इसलिए लोगों को उम्मीद थी कि भारतीयकरण से यहाँ की धन संपत्ति ही कुछ हद तक भारत में रुकने लगी। भारतीयों की मांग थी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कर दिया जाए, आर्म्स एक्ट को निरस्त किया जाए और अभिव्यक्ति व बोलने की स्वतंत्रता दी जाए। शुरुआती सालों में कांग्रेस ने कई आर्थिक मुद्दे भी उठाए। उसका कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से ही गरीबी और अकाल पड़ रहे हैं, बढ़ते लगान के कारण काश्तकार और जमींदार विपिन हो रहे हैं और अनाजों के भारी निर्यात की वजह से खाद्य पदार्थों का अभाव पैदा हो रहा है। कांग्रेस की मांग थी कि लगान कम किया जाए, फौजी खर्चों से कटौती की जाए और सिंचाई के लिए ज़्यादा अनुदान दिया जाए। उसमें नमक कर, विदेशों से भारतीय मजदूरों के साथ होने वाले बर्ताव तथा भारतीयों के कामों में दखल अंदाजी करने वाले वन प्रशासन की वजह से वनवासियों की बढ़ती मुसीबतों के बारे में बहुत सारे प्रस्ताव पारित किए। इससे पता चलता है कि पढ़े लिखे संपन्न वर्ग की संस्था होते हुए भी कांग्रेस केवल पेशेवर समूहों, जमींदारों और उद्योगपतियों के हक में ही नहीं बोल रही थी। मध्यमार्गी नेता जनता को ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण चरित्र से अवगत कराना चाहते थे। उन्होंने अखबार लेख लिखे और यह साबित करने का प्रयास किया कि ब्रिटिश शासन देश को आर्थिक तबाही की ओर ले जा रहा है। उन्होंने अपने भाषणों में ब्रिटिश शासन की निंदा की और जनमत निर्माण के लिए देश के विभिन्न भागों में अपने प्रतिनिधि भेजे। लेकिन मध्यमार्गियों को भी यह लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता और न्याय के आदर्शों का सामना करते हैं, इसलिए वे भारतीयों की न्याय संगत मांगों को स्वीकार कर लेते हैं। लिहाजा कांग्रेस का मानना था कि सरकार को भारतीयों की भावना से अवगत कराना चाहिए। उसके बाद है हमारा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो 1890 के दशक तक बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे थे। बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र में बिपिन चंद्र बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे नेता ज़्यादा आमूल परिवर्तनवादी उद्देश्यों और पद्धतियों के अनुरूप काम करने लगे थे। उन्होंने निवेदन की राजनीति के लिए नरम पद्धतियों की आलोचना की और आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक कार्यों के महत्व पर जोर दिया। उनका कहना था कि लोगों को सरकार के नेक इरादों पर नहीं बल्कि अपनी ताकत पर भरोसा होना चाहिए, लोगों को स्वराज के लिए लड़ना चाहिए। तिलक ने नारा दिया, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। उनका क्या नारा था? तिलक का क्या नारा था? तो स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। ये आपको नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछा जाए कि ये किसने कहा था। अब देखिए उसके बाद 1905 में वायसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। उस वक्त बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग भी उस समय बंगाल का हिस्सा थे। अंग्रेजों का कहना था कि प्रशासकीय सुविधा को ध्यान में रखते हुए बंगाल का बंटवारा करना जरूरी था, परंतु इस प्रशासकीय सुविधा का मतलब क्या था? इससे
किसको सुविधा मिलने वाली थी। जाहिर है इसका ताल्लुक अंग्रेज अफसरों और व्यापारियों के फायदे से था, लेकिन सरकार ने गैर बंगाली इलाकों को अलग करने की बजाय उसे पूर्वी इलाकों को अलग करके असम में मिला दिया। पूर्वी बंगाल को अलग करने के पीछे अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य ये रहा होगा कि बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाया जाए और बंगाली जनता को बांट दिया जाए। बंगाल के विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर फैल गई। मध्यमार्गी और आमूल परिवर्तनवादी कांग्रेस के सभी धड़ों ने इनका विरोध किया। विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया और जुलूस निकाले गए। जन प्रतिरोध के नए नए रास्ते ढूंढे। इससे जो संघर्ष उपजा उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यह आंदोलन बंगाल में सबसे ताकतवर था, परंतु अन्य इलाकों में भी इसकी भारी अनगूंज सुनाई दी। उदाहरण के लिए आंध्र के डेल्टा इलाकों में भी वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। उसके बाद आपका देखेंगे, यहाँ पे आपको एक चित्र दिखाया गया है। यहाँ पे तो देखिए, स्वदेशी आंदोलन के दौरान हजारों लोग जुलूस में शामिल होते। यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था उसमें कितने सारे भारतीय शामिल हुए थे। उसके बाद देखिए, यहाँ पे आपको एक फिगर और दिखाया गया है, यानी चित्र दिखाया गया है। ये चित्र किसका है? तो बाल गंगाधर तिलक का है। देखिए, ये बाल गंगाधर तिलक का है। मेज पर रखे अखबार का नाम देखिए। तिलक के संपादन में निकलने वाला मराठी अखबार केसरी ब्रिटिश शासन का कट्टर आलोचक बन गया था। यानी इनके जो हाथ में ये अखबार है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये केसरी नाम से, ये ब्रिटिश अफसरों के लिए कट्टर विरोधी बन गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए आप यहाँ से, स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश शासन का विरोध किया और स्वयं सहायता, स्वदेशी उद्यमों, राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया। स्वराज के लिए आमूल परिवर्तनवादी जनता को लामबंद करने और ब्रिटिश संस्थानों और वस्तुओं के बहिष्कार पर जोर दिया। कुछ लोग ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी हिंसा के समर्थक थे। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में कई दूसरी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। 1906 में मुसलमान जमींदारों नवाबों के एक समूह ने ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया। लिंग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। लिंग की मांग थी कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की व्यवस्था की जाए। 1909 में सरकार ने यह मांग मान ली। अब परिषदों में कुछ सीटें मुसलमानों की उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कर दी गई थी, जिसे मुसलमान मतदाताओं द्वारा ही चुनकर भेजा जाना था। इसे राजनेताओं ने अपने धार्मिक समुदाय के लोगों को अपना राजनीतिक समर्थन बनाने पर लालच पैदा हो गया था। 1907 में कांग्रेस टूट गई। मध्य मार्ग धड़ा बहिष्कार की राजनीति के विरुद्ध था। इन लोगों का मानना था कि इसके लिए बल प्रयोग की आवश्यकता होती है, जो कि नहीं है। संगठन टूटने के बाद कांग्रेस पर मध्य मार्गी का दबदबा बन गया, जबकि तिलक के अनुयायी बाहर से काम करने लगे। दिसंबर 1915 में दोनों खेमों में एक बार फिर एकता स्थापित हुई। अगले साल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौता पर दस्तखत हुआ और दोनों संगठनों ने देश में प्रतिनिधि सरकार के गठन के लिए मिलकर काम करने का फैसला लिया था। उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए, ये आपका लाला लाजपत राय का चित्र है। तो देखिए, लाला लाजपत राय पंजाब के जाने माने राष्ट्रविदों में से वह याचिका और निर्वेदिका की राजनीति का विरोध करने वाले आमूल परिवर्तनवादी के एक प्रमुख नेता थे। वह आर्य समाज के भी सक्रिय सदस्य रहे थे। उसके बाद देखिए, क्रांतिकारी हिंसा क्या होती है? तो समाज में आमूल बदलाव लाने के लिए हिंसा का उपयोग करना। उसके बाद परिषद प्रशासकीय सलाहकारी या प्रतिनिधित्व दायित्व को निभाने वाली मनोनीत या निर्वाचित संस्था। ठीक है, उसके बाद है आपका जन राष्ट्रवाद का उदय। जन राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ था? तो 1919 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष धीरे धीरे एक जन आंदोलन में तब्दील हो गया। किसान, आदिवासी, विद्यार्थी और महिलाएं बड़ी संख्या में इस आंदोलन में जुड़ते गए। कई बार औद्योगिक मजदूरों ने भी आंदोलन में योगदान दिया। 20 के दशक से कुछ खास व्यावसायिक समूह भी कांग्रेस को सक्रिय समर्थन देने लगे थे। ऐसा क्यों हुआ? पहले विश्व युद्ध में भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल गई थी। इस युद्ध की वजह से ब्रिटिश भारत की रक्षा व्यय से काफ़ी भारी इजाफा हुआ था। इस खर्चे को निकालने के लिए सरकार ने निजी और व्यावसायिक मुनाफे पर बढ़ा दिया था, जैसे कि सैनिक व्यय में इजाफे तथा युद्ध की आपूर्ति की वजह से जरूरी कीमतों की चीज़ों में उछाल आया और आम लोगों की ज़िंदगी मुश्किल हो गई थी। दूसरी ओर व्यावसायिक समूह युद्ध में बेहिसाब मुनाफा कमा रहे थे, जैसा कि आप अध्याय 6 में पढ़ चुके हैं। इस युद्ध में औद्योगिक वस्तु यानी जूट के बोरे, कपड़े यानी पट्टियाँ की मांग बढ़ गई थी और अन्य देशों में भारत आने वाले आयात में कमी आ गई थी। इस तरह युद्ध के दौरान भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ और भारतीय व्यवसायिक समूह विकास के लिए और अधिक अवसरों की मांग करने लगे। युद्ध में अंग्रेजों को अपनी सेना बढ़ाने के लिए विवश कर दिया। एक विदेशी युद्ध की खातिर गांव में सिपाहियों की भर्ती के लिए दबाव डाले जाने लगा। बहुत सारे सिपाहियों को दूसरे देशों में युद्ध के मोर्चों पर भेज दिया जाता था। इसमें से बहुत सारे सिपाही युद्ध के बाद यह
लेकर लौटने की साम्राज्यवादी शक्तियाँ एशिया और अफ्रीका के लोगों का किस तरह से शोषण कर रही है। फलस्वरूप ये लोग भी भारत में औपनिवेशिक शासन का विरोध करने लगे। इसके अलावा 1917 में रूस में क्रांति हुई। इस घटना के चलते किसानों और मजदूरों के संघर्षों का समाजशास्त्र तथा समाजवादी विचार बड़े पैमाने पर फैलने लगा, जिससे भारतीय राष्ट्रविदों को नए प्रेरणा मिलने लगी थी। अब देखिए महात्मा गांधी का आगमन। महात्मा गांधी इसी हालात में महात्मा गांधी एक जन नेता के रूप में सामने आए। गांधी जी 46 वर्ष की उम्र में 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। वे वहां पर नस्ल भेदी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चला रहे थे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी अच्छी मान्यता थी और लोग उनका आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीका आंदोलन की वजह से उन्हें हिंदू, मुसलमान, पारसी और ईसाई, गुजराती, तमिल और उत्तर भारतीय उच्च वर्गीय व्यापारी, वकील और मजदूर सब तरह के भारतीयों से मिलने जुलने का मौका मिल चुका था। महात्मा गांधी ने पहले साल पूरे भारत का दौरा किया। इस दौरान वे यहाँ के लोग उनकी जरूरतों और हालात को समझने में लगे थे। उनके शुरुआती प्रयास चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद के स्थानीय आंदोलन के रूप में हुआ था। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको एक चित्र दिखाया नटाल। ये आपका एक चित्र है जो कि दिखाया जा रहा है। देखिए इसके बारे में क्या कहा गया। नटाल कांग्रेस के संस्थापक डरबन यानी दक्षिण अफ्रीका 1895 में, ठीक है। 1895 में यहाँ पे एक नज़र दे दीजिएगा। 1895 अन्य भारतीयों के साथ महात्मा गांधी ने नस्ल भेद का विरोध करने के लिए नटाल कांग्रेस का गठन किया। क्या आप चित्र में गांधी जी को पहचान सकते हैं कि ये पिछली कतार के ठीक बीच में कोट और टाई पहने दिखाई दे रहे हैं। यानी आपको जो ये चित्र दिखाई दे रहा है इसमें से आपको महात्मा गांधी को पहचानना है। तो देखिए महात्मा गांधी का चित्र ये है, ठीक है। उसके बाद इन आंदोलन के माध्यम से उनका राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल से परिचय हुआ। 1918 में अहमदाबाद में उनसे मिलने मजदूरों की हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया गया। आइए अब 1919 से 1922 के बीच के आंदोलन को कुछ गहराई से देखें। तो रॉलेट सत्याग्रह क्या था। 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा हाल ही में पारित किए गए रॉलेट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को और ज्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना तथा अन्य नेताओं का मानना था कि भारत के पास यानी सरकार के पास लोगों की बुनियादी स्वतंत्रताओं पर अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं। उन्होंने इस कानून को शैतान की करतूत और निरंकुशवादी बताया। गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया कि इस कानून का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में, अपमान व याचिका दिवस के रूप में मनाया जाए, हड़तालें की जाए और आंदोलन शुरू करने के लिए सत्याग्रह सभाओं का गठन किया जाए। अब देखिए ये जो आपको चित्र दिखाया गया है, यहाँ पे एक नज़र दे दीजिएगा। यह परिसर जहाँ जनरल डायर ने लोगों की सभा पर गोलियां चलाई थी और बाद के चित्र में लोग दीवार पर बने गोली के निशानों की तरफ इशारा कर रहे हैं। यानी जो ये चित्र है वो गोलियों की तरफ इशारा किया जा रहा है। और जो यहाँ पे देखिए परिसर जनरल डायर के किस पे लोगों की सभा पर गोलियां चलाई थी उसको आपको इस चित्र में दिखाया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद है आपका रॉलेट सत्याग्रह। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। हालांकि यह मोटे तौर पर शहरों तक ही सीमित था। अप्रैल 1919 में पूरे देश में जगह जगह जुलूस निकाले गए और हड़तालों का आयोजन किया गया। सरकार ने इन आंदोलनों को कुचलने के लिए दमनकारी रास्ता अपनाया। बैसाखी यानी 13 अप्रैल के दिन अमृतसर में जनरल डायर द्वारा जलियांवाला बाग में किया गया हत्याकांड इसी दमन का हिस्सा था। इस जन संहार पर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। रॉलेट सत्याग्रह के दौरान लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ हिंदुओं और मुसलमानों के बीच गहरी एकता बनाए रखने के लिए प्रयास किया। महात्मा गांधी भी यही चाहते थे। उनकी राय में भारत यहाँ रहने वाले सभी लोगों यानी हिंदू मुसलमानों और अन्य धर्मों के लोगों का ही देश है। उनकी गहरी आकांक्षा थी कि हिंदू और मुसलमान किसी भी न्यायपूर्ण उद्देश्य के लिए एक दूसरे का समर्थन करें। उसके बाद देखिए खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। खिलाफत का मुद्दा इसी तरह का एक ज्वलंत मुद्दा था। 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान यानी खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरह इस घटना पर भी भारत के लोगों में भारी गुस्सा था। भारतीय मुसलमान यह चाहते थे कि पुराने ऑटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण बना रहे। खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली और शौकत अली अब ये एक सर्वव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहते थे। गांधी जी ने उनके आह्वान का समर्थन किया और कांग्रेस से आग्रह किया कि वो पंजाब में हुए अत्याचारों यानी जलियांवाला हत्याकांड और खिलाफत के मामले में हुए अत्याचार के विरुद्ध मिलकर अभियान चलाए और स्वराज्य की मांग करें। 1921 से 1922 के दौरान असहयोग आंदोलन की और गति मिली। हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। मोतीलाल नेहरू, CR दास, राजगोपालचारी और आसफ अली जैसे बहुत सारे वकीलों ने वकालत छोड़ दी।
अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों को वापस लौटा दिया गया और विधानमंडलों का बहिष्कार किया गया। जगह जगह लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई। 1920 से 1922 के बीच विदेशी कपड़ों के आयात में भारी गिरावट आई, परंतु यहाँ तो आने वाले तूफान की एक झलक थी। देश के ज्यादातर हिस्से एक भारी विद्रोह के मुहाने पर खड़े थे। लोगों की पहलकदमी। अब देखिए लोगों की पहलकदमी क्या थी। कई जगहों पर लोगों ने ब्रिटिश शासन का अहिंसक विरोध किया, लेकिन कई स्थानों पर विभिन्न वर्गों और समूहों ने गांधी जी के आह्वान के अपने हिसाब से अर्थ निकाले और इस तरह के रास्ते अपनाए जो गांधी जी के विचारों से मेल नहीं खाते थे। सभी जगह लोगों ने अपने आंदोलन को स्थानीय मुद्दों के साथ जोड़कर आगे बढ़ाया। आइए देखिए कुछ उदाहरणों पर विचार करें। खेड़ा गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोप दिए गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक अभियान चलाया। तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतरी भागों में शराब की दुकानों की घेराबंदी की गई। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे वन संग्रह सत्याग्रह किए। इस सत्याग्रह में कई बार वे चराई शुल्क अदा किए बिना भी अपने जानवरों को जंगल में छोड़ देते थे। उनका विरोध इसलिए था क्योंकि औपनिवेशिक सरकार ने वन संसाधनों पर उनके अधिकारों को बहुत सीमित कर दिया था। अब देखिए यहाँ पे एक नज़र घेराबंदी क्या है। लोगों को किसी इमारत या दुकान में जाने से रोकने के लिए किया जाने वाला विरोध प्रदर्शन होता है। अब यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा है महंत। महंत क्या है? सिख गुरुद्वारों के धार्मिक कर्ता धर्ता और गैर कानूनी बेदखली यानी पटाईदारों को उनके पट्टे से जबरन और गैर कानूनी ढंग से निकाल देना। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे उन्हें यकीन था कि गांधी जी उन पर लगे कर कम करा देंगे और वन कानूनों को खत्म करा देंगे। बहुत सारे वन गांवों में किसानों ने स्वराज का ऐलान कर दिया क्योंकि उन्होंने उम्मीद की थी गांधी राज जल्दी ही स्थापित होने वाला है। सिंध मौजूदा पाकिस्तान में मुस्लिम व्यापारी और किसान खिलाफत के आह्वान पर बहुत उत्साहित थे। बंगाल में भी खिलाफत आंदोलन के गठबंधन ने जबरदस्त सांप्रदायिक एकता को जन्म दिया और राष्ट्रीय आंदोलन को नई ताकत प्रदान की। पंजाब में सिख के अकाली आंदोलन ने अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारा में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए आंदोलन चलाई। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन से काफ़ी घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ दिखाई देता था। असम में गांधी महाराज की जय के नारे लगते हुए चाय बगान मजदूरों ने अपनी तनख्वाह के इजाफे की मांग शुरुआत कर दी। उन्होंने अंग्रेजी स्वामित्व वाले बगानों की नौकरी छोड़ दी। उनका कहना था कि गांधी जी भी यही चाहते हैं और इस दौर के बहुत सारे असमिया वैष्णव गीतों में कृष्ण की जगह गांधी राज का यशगान किया जाने लगा था। उसके बाद देखिए जनता के महात्मा कौन थे? तो इस उदाहरण के आधार पर हम देख सकते हैं कि कई जगह के लोग गांधी जी को एक तरह का मसीहा, एक ऐसे व्यक्ति मानने लगे जिसे मुसीबतों और गरीबी से छुटकारा दिला सकता है। गांधी जी वर्गीय टकराव की वजह से वर्गीय एकता के समर्थक थे, परंतु किसानों को लगता था कि भारतीय गांधी जी जमींदारों के खिलाफ उनके संघर्ष में मदद करेंगे। खेतिहर मजदूरों को यकीन था कि गांधी जी उन्हें जमीन दिला देंगे। कई बार लोगों ने खुद अपनी उपलब्धियों के लिए भी गांधी जी को श्रेय दिया था। उदाहरण के लिए एक शक्तिशाली आंदोलन के बाद संयुक्त प्रांत यानी वर्तमान उत्तर प्रदेश स्थित प्रतापगढ़ के किसानों ने पट्टेदारों की गैर कानूनी बेदखली को रुकवाने में सफलता प्राप्त की थी, परंतु उन्हें ऐसा लगता था कि यह सफलता उन्हें गांधी जी की वजह से मिली है। कई बार गांधी जी का नाम लेकर आदिवासियों और किसानों ने ऐसी कार्रवाइयां भी की जो गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप नहीं थी। अब देखिए स्रोत वही थे जिन्होंने प्रतापगढ़ में बेदखली रुकवाई थी। तो इलाहाबाद जिले में किसान आंदोलन पर CID द्वारा तैयार की गई जनवरी 1921 की रिपोर्ट का एक अंश इस प्रकार था। तो दूर दराज के गाँव में गांधी जी के नाम का सिक्का जितना चलने लगा था उसे देखकर अचंभा होता है। किसी को भी नहीं पता था कि वह कौन था, ये क्या था। फिर भी सबने मान लिया था कि वे जो कहते हैं वही सही है और उनका जो भी आदेश है वह पूरा होना चाहिए। वह एक महात्मा या साधु, एक पंडित, इलाहाबाद के एक ब्राह्मण, यहाँ तक कि एक देवता है। उनके नाम की असली ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रतापगढ़ के लोग मानते हैं कि उन्होंने ही बेदखली रुकवाई थी। आमतौर पर गांधी जी को लोग सरकार का विरोधी नहीं मानते बल्कि केवल जमींदारों का विरोधी मानते थे। हम गांधी जी और सरकार के पक्ष में थे। अब देखिए 1922 से 1929 की घटना। महात्मा गांधी हिंसक आंदोलन के विरुद्ध थे। इसी कारण फरवरी 1922 में जब किसानों की एक भीड़ ने चोरी चोरा पुलिस थाने पर हमला कर उसे जला दिया तो गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। उस दिन 22 पुलिस वाले मारे गए थे। किसान इसलिए बेकाबू हो गए थे क्योंकि पुलिस ने उनकी शांतिपूर्ण जुलूस पर गोलियां चला दी थी। असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद गांधी जी के अनुयायी ग्रामीण इलाकों में रचनात्मक कार्य शुरू करने पर जोर देने लगे। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे अन्य नेताओं की दलील थी कि पार्टी को परिषद चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए और परिषद के माध्यम से सरकारी नीतियों को प्रभावित करना चाहिए। 20 के दशक के मध्य में गाँवों में किए गए व्यापक सामाजिक कार्यों की बदौलत
गांधीवादियों को अपने जनाधार फैलाने में काफ़ी मदद मिली। 1930 में शुरू किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए जनाधार काफ़ी उपयोगी साबित हुआ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदुओं के संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की स्थापना 20 के दशक के मध्य की दो महत्वपूर्ण घटनाएं थी। भारत के भविष्य को लेकर इन पार्टियों की सोच में गहरा फर्क था। उन्होंने अपने अध्यापकों की सहायता से उनके विचारों के बारे में पता लगाया। इसी दौरान क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भगत सिंह भी सक्रिय थे। इस दशक के आखिरी में कांग्रेस, यानी यहाँ पे देखिए आपको एक चित्र दिखाई गई, ये चित्र है आपका चित्तरंजन दास का। स्वतंत्रता आंदोलन में चित्तरंजन दास एक मुख्य नेता थे। वह पूर्वी बंगाल में वकील थे। असहयोग आंदोलन में वो काफ़ी सक्रिय रहे थे। अब यहाँ पे एक आपको चित्र दिखाया गया है, ये है साइमन कमीशन का विरोध करते हुए आंदोलनकारी। ठीक है, देखिए तो इसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं। 1927 में इंग्लैंड में बैठी ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड साइमन की अगुवाई में एक आयोग भारत भेजा। इस आयोग को भारत के राजनीतिक भविष्य का फैसला करना था। इस आयोग ने कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। इस फैसले की वजह से भारत में काफ़ी असंतोष फैला हुआ था। सभी राजनीतिक संगठनों ने आयोग के बहिष्कार का फैसला लिया। जब कमीशन के सदस्य भारत पहुंचे तो प्रदर्शनों के साथ उनका स्वागत किया गया। प्रदर्शनकारियों का नारा था साइमन वापस जाओ। ठीक है, उसके बाद देखिए ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में पारित किए गए इस प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। उसके बाद देखिए लिखा है बहरे कानों को सुनने के लिए धमाके की जरूरत होती है, इनकलाब जिंदाबाद। तो ये किसका नारा था? तो देखिए ये भगत सिंह का नारा था। तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और उनके जैसे अनेक क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, औपनिवेशिक शासक तथा अमीर शोषक वर्णों से लड़ने के लिए मजदूरों और किसानों की क्रांति चाहते थे। इस काम को पूरा करने के लिए उन्हें 1928 में दिल्ली स्थित फिरोजशाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HSRA की स्थापना की। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज कराने वाले सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की थी। इसी लाठीचार्ज के कारण बाद में लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। अपने साथी राष्ट्रवादी B.K. दत्त के साथ भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका। क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा था कि उनका मकसद किसी को जान लेना नहीं था, बल्कि बहरों को सुनाना था तथा विदेशी सरकार को उसके द्वारा किए जा रहे भयानक शोषण में से अवगत कराना था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। उस समय भगत सिंह की आयु सिर्फ 23 साल थी। ठीक है, उसके बाद देखिए दांडी मार्च। दांडी मार्च क्या था? तो पूर्ण स्वराज अपने आप आने वाला नहीं था, इसके लिए लोगों को लड़ाई में उतरना था। 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया कि वह नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे। उस समय नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एक अधिकार होता था। महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादियों का कहना था कि नमक पर टैक्स लगाना पाप है, क्योंकि यह हमारे भोजन का एक बुनियादी हिस्सा होता है। नमक सत्याग्रह में स्वतंत्रता की व्यापक चाह को लोगों की एक खास शिकायत सभी से जोड़ दिया गया और इस तरह अमीरों और गरीबों के बीच मतभेद पैदा नहीं होने दिया था। ठीक है, गांधी जी और उनके अनुयायी साबरमती से 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तट पैदल चलकर गए और वहां उन्होंने तट पर बिखरा नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया। उन्होंने पानी उबालकर भी नमक बनाया। इस आंदोलन में अंग्रेज, किसानों, आदिवासियों और महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। नमक के मुद्दे पर एक व्यावसायिक संघ ने पर्चा प्रकाशित किया। सरकार ने शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों के निर्मम दमन के जरिए आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। हजारों आंदोलनकारियों को जेल में डाल दिया गया था। अब यहाँ पे एक नज़र देख लीजिए आप। यहाँ पे जो गांधी जी का चित्र दिखाया गया है, ये नमक उठाते हुए महात्मा गांधी प्राकृतिक नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून की अवहेलना कर रहे हैं। ये कब का चित्र है? तो दांडी का 6 अप्रैल 1930 का ये चित्र है। अब देखिए स्वतंत्रता संघर्ष में महिलाएं। कर्नाटक की अंबाबाई। तो देखिए राष्ट्रीय आंदोलन में अलग अलग पृष्ठभूमि वाली बहुत सारी महिलाओं ने हिस्सा लिया। युवा और वृद्ध अकेली ही, विवाहित, ग्रामीण और शहरी, रूढ़िवादी और उदारवादी सभी तरह के माहौल में आने वाली महिला आंदोलनों में शामिल हुई। स्वतंत्रता संघर्ष महिला आंदोलन और स्वयं उसके लिए भी हिस्सेदारी बहुत महत्वपूर्ण थी। अंग्रेज अफसर और भारतीय राष्ट्रवादियों ने दोनों को लगता था कि महिलाओं की सहभागिता से राष्ट्रीय संघर्ष को जबरदस्त ताकत दी है। स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सेदारी के कारण महिलाएं घरों से बाहर आने लगी थी। इससे उन्हें विभिन्न व्यवसायों शासन में जगह दिखाई और पुरुषों के साथ समानता का मार्ग प्रशस्त किया।
महिलाओं के लिए सहभागिता का क्या अर्थ होता था? इससे सबसे अच्छी अभिव्यक्ति खुद उन्हीं के शब्दों में देखी जा सकती है। कर्नाटक की अंबाबाई का विवाह 12 साल की उम्र में कर दिया गया था। 16 वर्ष की उम्र में विधवा हो गई थी। उन्होंने उडुपी में विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों की घेराबंदी की। उन्हें गिरफ्तार किया गया और सजा दी गई। रिहा होने पर उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। जब भी वो जेल से बाहर आती, सभाओं में भाषण लेती, बुनाई कुताई सिखाती और प्रभात फेरियों का आयोजन करती। अंबाबाई उन्हीं अपने जीवन के सबसे सुखद क्षण मानती थी, क्योंकि ऐसे क्षणों में उन्होंने एक नया मकसद और प्रतिबद्धता दिखाई देती थी। आंदोलन में हिस्सेदारी के अपने अधिकार को मनवाने के लिए महिलाओं को काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती थी। उदाहरण के लिए नमक सत्याग्रह के दौरान शुरुआत में खुद महात्मा गांधी ने महिलाओं को हिस्सेदारी का समर्थन नहीं किया था। आखिरकार सरोजिनी नायडू ने इस बात के लिए तैयार किया और वे महिलाओं को भी अपने आंदोलन में शामिल होने देने लगे। ठीक है। भारतीय जनता के साझा, अब यहाँ पे देखिए, भारतीय जनता के साझा संघर्षों के चलते आखिरकार 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। सरकार ने ऐलान किया कि 1937 में प्रांतीय विधायकों के लिए चुनाव कराए जाएंगे। इस चुनाव के परिणाम आने पर 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनेगी। उसके बाद देखिए, प्रांतीय स्तर पर 2 साल के कांग्रेसी शासन के बाद सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। हिटलर के प्रति आलोचनात्मक रवैये के कारण कांग्रेस के नेता ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में मदद देने को तैयार थे। उसके बदले वे चाहते थे कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। अंग्रेजों ने यह बात नहीं मानी। कांग्रेसी सरकारों ने विरोध में इस्तीफा दे दिया था। ठीक है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे आपको एक चित्र दिखाया गया है, यहाँ पे आप चित्र देख सकते हैं। उसके बाद इसमें देखिए क्या लिखा है, महात्मा गांधी के साथ सरोजिनी नायडू, पेरिस 1931 में। 1920 के दशक की शुरुआत से ही राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय सरोजिनी नायडू दांडी यात्रा के मुख्य नेताओं में से एक थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर पहुंचने वाली वह पहली महिला थी। ठीक है। उसके बाद देखिए, स्रोत नंबर, वीर लखन नायक को फांसी दे दी गई। स्रोत नंबर 5 में आप पढ़ेंगे, वीर लखन नायक को फांसी दे दी गई। 30 के दशक में नवरंगपुर कांग्रेस उड़ीसा के अध्यक्ष बाजी मोहम्मद लिखते हैं, 25 अगस्त 1942 को 19 लोग नवरंगपुर स्थित पपरंदी में हुए पुलिस का फायरिंग में मौके पर ही मारे गए। बहुत सारे लोग बाद में घावों के कारण मर गए। 300 से ज़्यादा घायल हुए। 1000 से ज़्यादा को कोरापुट जिले की जेल में डाल दिया गया। कई को गोली मार दी गई या फांसी पर लटका दिए गए। वीर लखन नायक, अंग्रेजों की अवहेलना करने वाले एक विख्यात जनजातीय नेता को भी फांसी पर लटका दिया गया। बाजी हमें चाहते थे कि लखन नायक अपनी फांसी के बारे में चिंतित नहीं थे, क्योंकि उन्हें केवल इस बात का दुख था कि वे स्वतंत्रता का प्रभात नहीं देख पाएंगे। बाजी मोहम्मद ने राष्ट्रीय संघर्ष में शामिल होने के लिए 20,000 लोगों को लामबंद किया था। उन्होंने कई बार सत्याग्रह किया। उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के खिलाफ हुए विरोध और भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया तथा कई बार लंबे समय तक जेल में रहे थे। अब देखिए, प्रांतीय स्वायत्तता क्या होती है? संघ के भीतर रहते हुए प्रांतों को तुलनात्मक रूप से स्वतंत्र निर्णय देने की क्षमता। ठीक है। उसके बाद देखिए, आपको जो चित्र दिखाया गया है, तो भारत छोड़ो आंदोलन का ये चित्र 1942 का। प्रदर्शनकारी हर जगह पुलिस से लोहा ले रहे थे। हजारों लोग गिरफ्तार हुए, हजारों से ज़्यादा मारे गए और असंख्य लोग घायल हुए थे। ठीक है। उसके बाद है आपका भारत छोड़ो और उसके बाद। ठीक है। महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का एक नया चरण शुरू किया। उन्होंने अंग्रेजों को चेतावनी दी कि वो फौरन भारत छोड़ दें। गांधी जी ने भारतीय जनता से आह्वान किया कि वे करो या मरो के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से संघर्ष करें। गांधी जी और अन्य नेताओं को फौरन जेल में डाल दिया गया। उसके बावजूद यह आंदोलन में फैलता गया। किसान और युवा इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हुए। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े। देश भर में संचार तथा राजसत्ता के प्रतीकों पर हमला हुआ। बहुत सारे इलाकों में लोगों ने अपने सरकार का गठन कर लिया था। उसके बाद है आपका, सबसे पहले अंग्रेजों ने बर्बर दमन का रास्ता अपनाया। 1943 के अंत तक 90,000 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार कर लिए गए थे और लगभग 1,000 लोग पुलिस की गोली से मारे गए थे। बहुत सारे इलाकों में हवाई जहाज़ों से भी भीड़ पर गोलियां बरसाने का आदेश दिया गया, परंतु आखिरकार इस विद्रोह ने ब्रिटिश राज के घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था। अब देखिए, स्वतंत्रता और विभाजन की ओर। 1940 में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिम, उत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों से मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में विभाजन या पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुसलमानों के लिए स्वायत्त व्यवस्था की मांग क्यों की थी? 1930 के दशक के आखिरी सालों में लीग मुसलमानों और हिंदुओं को अलग अलग राष्ट्र बनाने लगी थी। इस विचार तक पहुंचने में 20 और 30 के दशक में हिंदुओं और मुसलमानों के कुछ संगठनों के बीच हुए तनाव, उसके बाद देखिए तनाव और
तनाव का भी हाथ रहा होगा। 1947 के प्रांतीय चुनाव संभवतः इससे भी ज़्यादा बड़ा कारण है। इस चुनाव ने मुस्लिम लीग को इस बात का यकीन दिला दिया था कि यहाँ मुसलमान अल्पसंख्यक है और किसी भी लोकतांत्रिक संरचना में उन्हें हमेशा गौण भूमिका निभानी होगी। लीग को यह भी भय था कि संभव है कि मुसलमानों को प्रतिनिधि भी न मिले। 1947 में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, परंतु कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, जिससे असफलता और बढ़ गई थी। उसके बाद देख लीजिए आप लोग, ये यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये जो चित्र है आपका, यहाँ पे देखिए, ये जो चित्र है ये मौलाना आज़ाद तथा कांग्रेस कार्यकारी समिति के अन्य सदस्य सेवाग्राम, यानी 1900 कब का ये फोटो है, 1942 का। मौलाना आज़ाद का जन्म मक्का में हुआ था। उनके पिता बंगाली और माँ अरबन मूल की थी। बहुत सारी भाषाओं की जानकार आज़ाद मुसलमान के विद्वान और वहादत थे। वो बहुत सारी भाषाओं के जानकार थे। आज़ाद इस्लाम के विद्वान और वहादत दीन यानी सभी धर्मों की बुनियादी एकता के हिमायती थे। गांधीवादी आंदोलन में हमेशा सक्रिय रहने वाले और हिंदू मुस्लिम एकता के पक्के हिमायती थे। उन्होंने जिन्ना के 2 राष्ट्रीय सिद्धांत का विरोध किया था। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे आपको एक फोटो दिखाया गया है, यहाँ पे देखिए। तो ये चित्र है गांधी जिन्ना वार्तालाप से पहले गांधी जी के साथ बात करते हुए चक्रवर्ती रामगोपालचारी, 1944 का। वयोवृद्ध राष्ट्रवादी और दक्षिण में नमक सत्याग्रह के नेता सी राजगोपालचारी 1946 में बनी अंतरिम सरकार के सदस्य और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल रहे। उन्हें लोग राजा जी के नाम से भी जानते थे। उसके बाद है आपका यहाँ पे जो फोटो दिखाई गई है, सरदार वल्लभ भाई पटेल 1945 से 47 के दौरान आज़ादी के लिए चली वार्ताओं में एक अहम भूमिका अदा की थी। पटेल नादियाड गुजरात के गरीब किसान व्यवसायी परिवार से थे। 1918 के बाद स्वतंत्रता आंदोलन की अगली कतार में रहने वाले पटेल 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। और यहाँ जो आपको चित्र दिखाया गया महात्मा गांधी के साथ मोहम्मद अली जिन्ना, सितंबर 1944 का। 1920 तक हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थन में सक्रिय रहे जिन्ना ने लखनऊ समझौता करवाने में एक अहम भूमिका अदा की। 1934 के बाद उन्होंने मुस्लिम लीग को पुनर्जीवित किया और अंत में वे पाकिस्तान की स्थापना के सबसे मुख्य प्रवक्ता की कतार में जा पहुंचे थे। यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे चित्र दिखाया गया। जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन से पहले महात्मा गांधी से बात कर रहे थे। 1946 का ये चित्र गांधी जी के शिष्य, कांग्रेस समाजवादी और अंतर्राष्ट्रीयवादी विचार रखने वाले नेहरू राष्ट्रीय आंदोलन तथा स्वतंत्र भारत की आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था के मुख्य शिल्पियों में से एक थे। सामान्य निर्वाचन क्षेत्र ऐसे निर्वाचन क्षेत्र होते हैं जहां किसी धार्मिक तथा अन्य संप्रदाय की कोई भी आरक्षण नहीं होता है। उसके बाद देखिए, आपको यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। उसके बाद यहाँ से पढ़ना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो 30 के दशक में मुस्लिम जनता को अपने साथ लामबद्ध करने में कांग्रेस की विफलता ने भी लीग को अपना सामाजिक जनाधार फैलाने में मदद की। 40 के दशक में शुरुआती सालों में जिस समय कांग्रेस के ज़्यादातर लोग नेता जेल में थे, उस समय लीग ने अपने प्रभाव फैलाने के लिए तेजी से प्रयास किए। 1945 में विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस और लीग से बातचीत करना शुरू कर दी। यह वार्ता असफल रही क्योंकि लीग का कहना था कि उन्हें भारतीय मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि माना जाए। कांग्रेस इस दावे को मंजूर नहीं कर सकती थी क्योंकि वो बहुत सारे मुसलमान अभी भी इसके साथ ही थे। 1946 में दोबारा प्रांतीय चुनाव हुआ। सामान्य और निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन तो अच्छा रहा, परंतु मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर लीग को बेजोड़ सफलता मिली। लीग पाकिस्तान की मांग पर चल रही थी। मार्च 1946 में ब्रिटिश सरकार ने इस मांग पर अध्ययन करने और स्वतंत्र भारत के लिए एक सही राजनीतिक बंदोबस्त सुझाने के लिए 3 सदस्यीय परिसंघ भारत भेजा। इस परिसंघ ने सुझाव दिया कि भारत अभी विभाजित रहे और उसे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को कुछ स्वायत्तता देते हुए ढीले ढाले महासंघ के रूप में संगठित किया जाए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही इस प्रस्ताव के कुछ खास प्रावधानों का सहमत नहीं थे। अब देश का विभाजन अवश्य भावी था। कैबिनेट मिशन की इस विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग मनवाने के लिए जन आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया। उन्होंने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का आह्वान किया। इसी दिन कलकत्ता में दंगे भड़क उठे और कई दिन चलते रहे। इन दंगों में हजारों लोग मारे गए। मार्च 1947 तक उत्तर भारत के विभिन्न भागों में भी हिंसा फैल गई थी।
अब यहाँ पे जो ये फोटो दिखाया गया आपको यहाँ पे, तो ये हिंसाग्रस्त पंजाब से आए शरणार्थी आश्रय और भोजन की तलाश में दिल्ली में इकट्ठा हो रहे थे, ठीक है। तो उसके बाद देखिए, कई लाख लोग मारे गए, असंख्य महिलाओं की विभाजन की इस हिंसा में अकथनीय अत्याचारों का सामना करना पड़ा, करोड़ों लोगों को अपने घर बार छोड़कर भागना पड़ा, अपने मूल स्थानों से बिछड़कर वे लोग रातों रात अजनबी जमीन पर शरणार्थी बनकर रह रहे थे। विभाजन का नतीजा ये हुआ कि भारत की शक्ल सूरत बदल गई, उसे शहरों का माहौल बदल गया और एक नए देश पाकिस्तान का जन्म हुआ। इस तरह ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता का यह आनंद विभाजन की पीड़ा और हिंसा के साथ हमारे सामने आया। यहाँ पे आपका ये लेसन कंप्लीट हो चुका है। आपका क्लास 8 का हिस्ट्री का लेसन अब सारा कंप्लीट हो चुका है, यानी आपका जो क्लास 8 है हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप न्यू एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।